तो सबसे पहले यूपी की सियासत की सबसे दिलचस्प तस्वीर आपके सामने रखते हैं। जिस जाटलैंड में आरएलडी के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, उसी पश्चिमी यूपी में जाटलैंड में खुद घिरते नजर आ रहे हैं। तो क्या जाटलैंड में घिर गए हैं अखिलेश और जयंत? अखिलेश जयंत की जोड़ी जाटलैंड में परेशानियों के दौर से गुजर रही है। यह उस दिन की तस्वीर जब अखिलेश यादव रैली करने के लिए पहुंचे थे और देखिए भारी हुजूम था, जयंत चौधरी भी इसमें नजर आए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जाटलैंड में किस तरह से घिर गए हैं, कैसे एक चक्रव्यूह जो तैयार कर रहे थे अखिलेश और जयंत मिलकर, उसमें कैसे घिरते नजर आ रहे हैं, यह आपको हम बताने जा रहे हैं। अखिलेश जयंत गठबंधन में कई तकरार की खबर आ रही है। मथुरा की सीट पर दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। मथुरा की माठ विधानसभा पर दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए। जेवर सीट से अवतार सिंह भड़ाना चुनाव नहीं लड़ेंगे। गठबंधन ने भड़ाना को उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके बाद भड़ाना ने यह ऐलान किया। गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। आपराधिक छवि के उम्मीदवार पर सवाल उठे। सीएम योगी ने सीधे अखिलेश पर इसे लेकर हमला बोला है और बीजेपी लगातार यह कह रही है कि हिस्ट्री शीटर और दंगाई को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। मुख्यमंत्री ने भी इस तरह का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी का समीकरण आपको जानना बहुत दिलचस्प है और आपको बताएंगे कि किस तरह से भयानक, आपको बता दें कि भयंकर तरह की तकरार और विरोध का सामना कर रही है गठबंधन। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें, यहां 136 सीटें आती हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यहां पर समीकरण बदल गए। 2017 में बीजेपी ने यहां 109 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी को महज 21 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 2019 आम चुनाव में बीजेपी को 90 सीटों पर बढ़त हासिल थी। समाजवादी पार्टी को 25 सीटों पर बढ़त हासिल थी। किसान आंदोलन के बाद बताए जा रहे हैं कि यहां के समीकरण बदले हैं और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी थे। जाट और मुस्लिम वोटर को गठबंधन के पाले में, यानी कि एसपी और आरएलडी के पाले में लाने की कोशिश थी। एसपी आरएलडी टिकट बंटवारे पर अब कई जगहों पर सवाल उठने लगे हैं। कई जगहों पर गठबंधन का विरोध होने लगा है और कई जगह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर भी सामने आई है। आइए आपको ऐसे विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर दिखाते हैं। जो उम्मीदवार चुने गए हैं, उन उम्मीदवारों को लेकर किस तरह से गुस्सा भड़का। यह राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का चुनाव चिन्ह है और फ्लैग आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में आरएलडी सिवाल खास सीट से मुस्लिम प्रत्याशी की घोषणा के बाद ये लोग नाराज बताए जा रहे हैं और इसके बाद भयंकर नाराजगी बताई जा रही है। और मैं आपको इसके आगे तस्वीर दिखाऊं। पार्टी का झंडा तक इन्होंने जलाया सिर्फ इस बात से कि इन्होंने सिवाल खास सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। लेकिन इस सीट का जातीय गणित क्या कहता है, किस समीकरण को साधने की तैयारी थी, यह हम आपको बताते हैं। पश्चिमी यूपी का जातीय गणित क्या है जिसके लिए यह गठबंधन किया गया। मुस्लिम यहां पर 27% हैं और जाट यहां पर 20% हैं। आप दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग आधी आबादी हो जाती है। 27 और 20 को जोड़ेंगे लगभग 47% हो जाता है। इसी 47% को साधने की कवायद थी, लेकिन जिस तरह के उम्मीदवार उतारे गए उस पर बहुत विरोध हो रहा है इन दोनों दलों का। दलित यहां 25% हैं, ब्राह्मण यहां 15% हैं। लेकिन अब कहानी क्या है, यह हम आपको बताते हैं। कहानी आपको बताएं कि आखिर जाटलैंड में कैसे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी घिरते नजर आ रहे हैं। इसकी स्क्रिप्ट क्या है, यह आपको हम अब दिखाते हैं। किस तरह से विरोध हो रहा है। वैसे कहते हैं सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। अभी अखिलेश यादव कुनबे के कलह से ठीक से उबरे भी नहीं थे कि उनके सियासी कुनबे से कलह की खबरें आने लगी। सवाल यह है कि क्या छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ कर बड़े सियासी ख्वाब रखने वाले अखिलेश यादव और उनके साथी जयंत चौधरी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? चलिए आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जाटों और मुसलमानों के वोट के समीकरण से जुड़ा हुआ है, जिनके सारे आरएलडी और एसपी विधानसभा चुनाव में अपना बेड़ा पार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बेड़ा पार हो पाए उससे पहले इस सीट के बंटवारे को लेकर जाटलैंड से बगावत की खबर आ रही है। दरअसल जाट और मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा कम करने के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया। दोनों गठबंधन दलों ने मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों की सभी 13 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी भी तय कर दिए, जिसके मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले में तो गठबंधन से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया गया, लेकिन मेरठ की 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए गए।
जबकि सिर्फ एक सीट पर जाट उम्मीदवार घोषित किया गया। इसी बात को लेकर आरएलडी के अंदर से आवाजें उठने लगी। आरएलडी ने सिवाल खास सीट से जिस गुलाम मोहम्मद को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा, वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जबकि आरएलडी कार्यकर्ता सिवाल खास सीट पर किसी जाट नेता के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन गुलाम मोहम्मद का नाम सामने आते ही उनमें गुस्सा फूट गया। कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की और आरएलडी का झंडा तक फूंक डाला। हालात यह है कि जाट महासभा ने आरएलडी सपा गठबंधन को गलती नहीं सुधारने पर चुनाव बहिष्कार करने की बात तक कह डाली है। अपनी राजनीतिक जमीन पाने की जद्दोजहद में जुटे अखिलेश के सामने पहली चुनौती तो यह है कि वो चुनाव से पहले दोनों समुदायों के समीकरणों को साथ लाएं। उनके सामने दूसरी चुनौती यह है कि अखिलेश अगर मेरठ में नाराज जाटों को खुश करने के चक्कर में कैंडिडेट भी बदलते हैं, तो संभावना इस बात की काफी ज्यादा है कि मुजफ्फरनगर में अपने समुदाय का एक भी कैंडिडेट नहीं पाकर जो मुसलमान खामोश हैं, वो इनसे, इनके गठबंधन से नाराज ना हो जाएं। वैसे भी एक मशहूर कहावत है कि हर चाल से निशाना सदी जाए, तो शायद ही ये संभव है। अलबत्ता तो कई चालें खुद पर ही भारी पड़ जाती हैं, और यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आरएलडी और एसपी गठबंधन के साथ। लेकिन मुश्किलें यही खत्म हो जाती। ऐसा होता तो कुछ बात थी। मुश्किलें नाहिद हसन को लेकर भी कम नहीं हो रही। खबर यह आ रहा है कि जाट समुदाय नाहिद हसन को कैराना से टिकट दिए जाने को लेकर नाराज है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपको हम एक बार नक्शे के जरिए भी राजनीति समझाने की कोशिश करते हैं। जरा जल्दी से लाइए यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये नक्शा आप देख रहे हैं। हमने आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत से कल रूबरू करवाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, ये पूरा केंद्र जो है ये किसानों का और गन्ना बेल्ट ये कहा जाता है, किसानों की का दबदबा है। इसी को साधने के लिए एसपी आरएलडी साथ आए, लेकिन एसपी आरएलडी के साथ आने के बाद अब मामला पूरी तरीके से उल्टा पड़ता जा रहा है। और अब एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दोनों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही बीजेपी के मंत्रियों को अखिलेश यादव ने अपने पाले में किया, उसके बाद बीजेपी का पलटवार सामने आया। तो क्या ये योगी का बदलापुर है? इसी पर चर्चा करेंगे। ये देखिए तस्वीरें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आपको नजर आ रही हैं, और इसी के साथ तस्वीर देखिए जब अपर्णा यादव आपको यहां पर नजर आई और उन्होंने बीजेपी का थामन थाम लिया। मुलायम परिवार की एक खास सदस्य, मुलायम परिवार की छोटी बहू, जो कि बीजेपी में कल शामिल हुई। लेकिन इसके बाद एक और तस्वीर दिखाइए, मुलायम परिवार के एक और सदस्य प्रमोद गुप्ता को आप देख रहे हैं। साधना यादव के रिश्तेदार हैं, मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता। समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और अब बीजेपी के पाले में आ गए। बीजेपी के पाले में आए तो बीजेपी के पाले में आने के बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन मुलायम परिवार में किस तरह से भागम भाग मची है, ये जल्दी से आपको हम बताएं। कौन कौन से नेता अभी तक इस तरफ आ चुके हैं। अपर्णा यादव सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा मुलायम परिवार की, जो अब बीजेपी के साथ हो चुकी हैं। मुलायम की छोटी बहू हैं, प्रतीक यादव की पत्नी है, और बीजेपी में अब वो शामिल हो चुकी है। इसके बाद रुक करते हैं हरिओम यादव, मुलायम यादव के समधी हैं। मुलायम परिवार में बेटी की शादी की है। रणवीर सिंह यादव हैं दामाद, और मुलायम के भाई के बेटे हैं रणवीर। सिरसागंज से विधायक हैं हरिओम यादव। ये एक और बड़ा झटका जो लगा है समाजवादी पार्टी को, और अब ये बीजेपी के पाले में आ गए हैं। आपको एक और प्रमोद गुप्ता का नाम बताएं। प्रमोद गुप्ता, जिनके बारे में तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुलायम यादव के साड़ू हैं, साधना यादव के रिश्तेदार हैं। मुलायम की दूसरी पत्नी है साधना यादव, और प्रमोद गुप्ता भी अब बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत भी चुके हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। संध्या यादव की बात करें, मुलायम सिंह यादव की भतीजी हैं, अभय राम यादव की बेटी हैं, धर्मेंद्र सिंह यादव की बहन हैं। अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ये एक और बड़ा झटका मुलायम परिवार के लिए। लेकिन मुलायम परिवार में इतनी भागम भाग क्यों है? क्या अखिलेश यादव के कुनबे में ही ऐसा लग रहा है कि वो इस बार के चुनाव में बेड़ा पार नहीं लगा पाएंगे, इसलिए परिवार के सदस्य बीजेपी के साथ हो रहे हैं? क्या ये अखिलेश के सामने इस बार की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है? आइए देखते हैं।
सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बेशक अखिलेश यादव ने कल सधे हुए राजनीतिक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अखिलेश यादव ने इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोल दिया। कल तक जो अखिलेश ये कह रहे थे कि वो अपर्णा के भविष्य को लेकर शुभकामनाएं देते हैं, वही अखिलेश आज बीजेपी पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। अखिलेश के आरोप लगाते ही बीजेपी आग बबूला हो उठी। बीजेपी अखिलेश से सवाल पूछ रही है कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, वो यूपी को कैसे संभालेंगे। हम किसी का परिवार तोड़ने वाले नहीं हैं। अगर कोई अपना परिवार संभाल नहीं पा रहा है और हमारे पास वो व्यक्ति संपर्क में आता है, तो समाज के श्रेष्ठ लोगों को शामिल करना हमारा कर्तव्य है। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर अखिलेश पर तंज किया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। चुनाव से पहले परिवारवाद पर बीजेपी और सपा दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी चुनाव से पहले यूपी में परिवारवाद के मुद्दे पर अखिलेश को घेरने में कामयाब होती नजर आ रही है। परिवारवाद पर कैसे आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, यह भी आपको बता देते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आर पार की लड़ाई चल रही है। समाजवादी किसी के घर पर झगड़ा नहीं कराते, ये आज बहुत बड़ा आरोप था अखिलेश यादव का। अखिलेश परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, यह वार किया गया था, तो अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया। झगड़ा कराने का काम बीजेपी का है, यह आज अखिलेश यादव ने कहा। उसके पहले बीजेपी ने कहा अखिलेश राज्य कैसे संभालेंगे जब परिवार ही उनसे नहीं संभल रहा है। फिर इधर अखिलेश यादव का वार, बीजेपी हमारे परिवारवाद को खत्म कर रही है। इधर बीजेपी का आरोप कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, लोकतंत्र नहीं है, यह बीजेपी का बहुत गंभीर आरोप। उसके ऊपर समाजवादी सरकार लाने का सपना है, यह अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी की नीतियां लोगों को प्रभावित कर रही हैं, यह बीजेपी का कहना था। इसके बाद समाजवादी पार्टी अब डूबता जहाज है। अखिलेश यादव ने कहा अब बीजेपी विधायक को नहीं लेंगे पार्टी में। यह एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव ने जिसका ऐलान किया। मुलायम सिंह को अखिलेश ने कैद कर रखा है, यह बीजेपी बहुत गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर लगाती है। इधर अखिलेश यादव ने कहा मुलायम ने अपर्णा को मनाने की कोशिश की थी कि वो बीजेपी में शामिल ना हो। बीजेपी में शामिल, बता दें आपको कि बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी हैं, यह कहना है अखिलेश यादव का। लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दागियों दंगाइयों को टिकट दिया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव पर लगातार बीजेपी हमले कर रही है। लेकिन प्रमोद गुप्ता जो कि आज बीजेपी में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी का कुनबा और मुलायम परिवार को छोड़कर, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। जैसे आप मिलने जाएं, आप उनके जितने खास लोग हैं उनसे मिलने जाते हैं, तो वहां पर जो गार्ड लोग हैं उनको कह दिया गया कि नेताजी खास लोग कोई नहीं मिलेगा बिना जब तक अनुमति हमारी ना हो जाए, तो ये चक्कर है। जैसा आपको याद होगा, एक बार काशी राम जी के परिवार के लोगों ने भी आकर इल्जाम लगाए थे और वही कहीं हमें स्थिति नजर आ रही समाजवादी पार्टी की, क्योंकि कभी कभार कोई फोटो तो आते हैं नेताजी के, वो अखिलेश जी पैर छूते हुए, कभी सर पे हाथ रखवाते हुए, लेकिन नेताजी बाहर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं उस बात में गंभीरता है, और चूंकि वो तो उनके परिवार के हैं, उनके साड़ू भी हैं, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा हालात को जानते होंगे। लेकिन चुनाव से पहले ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई। दिलचस्प कैसे हुई आपको दिखाते हैं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ चले गए। तस्वीरें दिखाई सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी के साथ रहे, सरकार में रहे 5 साल तक, लेकिन अचानक उन्होंने अखिलेश यादव का
साथ ले लिया, साइकिल की सवारी कर ली। लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने ये जो प्लानिंग थी ओबीसी के समीकरण को साधने की, इसको कैसे काउंटर किया ये भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो शामिल हुए, तो अपर्णा यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ आ गए। धर्म सिंह सैनी जो हैं वो गए अखिलेश के पाले में, तो प्रमोद यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। दारा सिंह चौहान उधर गए, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर कुछ चर्चाएं भी चल रही हैं जो अभी आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में 3 मंत्रियों की एंट्री हुई, तो इधर मुलायम परिवार में बड़ी फूट की खबर आई। मुलायम परिवार के कई सदस्य बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी को 3 दिन में 3 झटके लगे, तो मुलायम परिवार में 2 दिन में 2 परिवार के सदस्य बीजेपी के साथ आ गए। अब यह संख्या और बढ़ चुकी है, 3 से 4 हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगला नंबर किसका होने वाला है और इसमें कौन जो है वो अगले नंबर पर बाजी मारेगा, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ। एक तरफ लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अखिलेश यादव को जो उन्होंने समीकरण तैयार किया उसको नुकसान हो रहा है। चुनाव से पहले कैसे झटके पर झटका लग रहा है ये भी आपको बताएं। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत नुकसान होता नजर आ रहा है। सबसे पहले परिवार में बगावत का असर पड़ सकता है, चुनाव पर इमेज को नुकसान हो सकता है। अखिलेश की नेतृत्व वाली क्षमता पर लगातार बीजेपी हमले कर रही है और इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव से जो लोग गए हैं, मुलायम सिंह परिवार से जो लोग गए हैं बीजेपी की तरफ, उससे यादव वोट बैंक के छिटकने की खबर भी आ रही है। और अब आपको दिखाते हैं एक और दिलचस्प खबर। गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबर सामने आई थी, लेकिन गोरखपुर शहरी सीट से ही एक और कैंडिडेट सामने आ गए हैं। ये हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तो अब सवाल ये कि योगी का सामना कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रावण ने उर्फ चंद्रशेखर आजाद ने आखिर गोरखपुर शहरी सीट को ही क्यों चुना, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के सामने चुनावी मैदान में उतरकर आखिर चंद्रशेखर आजाद अपने सियासी करियर को कहीं ऊपर ले जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। 2022 में चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीट जिस पर योगी का दबदबा है। यहां पर सीएम योगी को हराना लगभग नामुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। विपक्ष भी इस सीट पर योगी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यूपी की सियासत में अपनी बड़ी भूमिका तलाश रहे आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गोरखपुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, पार्टी ने आदेश किया और मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। मैं लड़ूंगा। दरअसल अखिलेश के साथ गठबंधन करने में असफल रहने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने यह दांव खेला है, क्योंकि अखिलेश के साथ उनकी बात नहीं बन पाई थी। 5 साल सरकारें रही, आपने देखा उन्होंने क्या किया। अगर सबसे ज्यादा दलितों को नुकसान किसी सरकार में हुआ तो वो अखिलेश जी की सरकार थी। ये मुझे और आपको अच्छी तरह से पता है। योगी के खिलाफ मैदान में उतरकर चंद्रशेखर खुद को दलित का बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में मायावती का विकल्प बनने की उनकी प्लानिंग है। हालांकि गोरखपुर शहरी सीट पर 10 मार्च को नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा चंद्रशेखर को भी होगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर शहरी सीट का रुख क्यों किया है। इसके पीछे बड़ी सियासी वजह हो सकती है, इस पर नजर डालते हैं जल्दी से। चंद्रशेखर का आखिर गोरखपुर प्लान क्या है, इस प्लान के जरिए क्या करना चाहते हैं वो। पॉलिटिकल करियर में चंद्रशेखर को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। योगी से हारने पर कोई सवाल भी नहीं होगा। अगर हार भी जाते हैं तो ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन हार कर भी चंद्रशेखर का कद बढ़ जाएगा। खुद को बड़ा नेता साबित करने की एक कोशिश भी ये नजर आती है। अखिलेश से जो अलग होकर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इससे हो सकती है। अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते गठबंधन होता तो बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता था, लेकिन वो नुकसान चंद्रशेखर आजाद को हुआ। इधर दलित मुस्लिम वोट बैंक पर इनकी नजर है। अगर हम गोरखपुर शहरी सीट की बात करें
विधानसभा सीट की। यहां 50,000 के करीब दलित वोट हैं, 45,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं और योगी के गढ़ में इसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सेंधमारी मुश्किल है क्योंकि दलितों और मुसलमानों पर भी योगी आदित्यनाथ और उनके काम का काफी प्रभाव गोरखपुर में माना जाता है और गोरखपुर में इसलिए योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना आसान नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर जब योगी आदित्यनाथ यहां पर गोरक्षनाथ मंदिर में महंत भी है वहां के और वहां पर पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। और आपको बता दें कि इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गोरखपुर सीट जो है और गोरखपुर क्षेत्र जो है वो गढ़ रहा है योगी आदित्यनाथ का। लेकिन इस सीट का समीकरण क्या कहता है, गोरखपुर शहरी सीट का समीकरण क्या कहता है, इसका इतिहास क्या है, यह भी आपको बताते हैं। गोरक्षपीठ मठ का इस सीट पर काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। खुद गोरखपुर से कई बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 1998 से लेकर 2017 तक सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 33 सालों से इस सीट पर भगवा पार्टी का कब्जा रहा है, पार्टी जीतती आई है। 20 सालों से योगी के समर्थन से यहां पर जीत पार्टी को मिलती रही है। बीजेपी के राधा मोहन दास अभी यहां से विधायक हैं। 2002 में पहली बार विधायक बने, तब से वो लगातार जीत रहे हैं। अब तक 4 बार राधा मोहन इस इलाके से जीत चुके हैं और योगी आदित्यनाथ का प्रभाव यहां पर काफी ज्यादा माना जाता है। लेकिन पूरे गोरखपुर की अगर बात करें तो पूरे गोरखपुर में जातीय समीकरण क्या कहता है, इस पर भी नजर डालते हैं, जिस पर चंद्रशेखर की नजर है। क्या है इस पर जातीय समीकरण? अगर पूरे गोरखपुर की बात करें तो 1.5 लाख यहां पर ब्राह्मण वोट इस पूरे गोरखपुर में है। गोरखपुर जिले की अगर बात करें, निषाद की बात करें 3.5 लाख वोट है यहां पर। यादव और दलितों को जोड़ दिया जाए तो 2 लाख मुस्लिम वोट हैं और 1.5 लाख के लगभग अन्य वोट यहां पर आते हैं। यानी कि ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये पूरा समीकरण इसमें से ज्यादातर फिट बैठता है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। इसलिए इस जगह से योगी आदित्यनाथ को चुनावी टक्कर दे पाना चुनौतीपूर्ण नजर आता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का गोरखपुर शहरी सीट की तरफ रुख करना सियासी स्टंट से ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा नजर नहीं आता। गोरखपुर के लोग क्या कहते हैं इस खबर को लेकर, आइए ये भी सुनते हैं। 8000 सालों से जो है राम रावण का युद्ध हो रहा है और रावण जो है कभी जो है राम पे विजय नहीं प्राप्त कर पाया है। और ये भी जो रावण है जो अपने नाम के आगे रावण लगाते हैं और उनका भी यही हाल होना है कि विजय क्या जमानत जब्त करवाएंगे गोरखपुर में आकर। केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे और रावण का राजनीतिक हश्र 0 है, वो कहीं पे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए एक टीवी चैनल में बने रहने के लिए आज वो घोषणा कर दिए कि हम गोरखपुर से लड़ेंगे। मतलब ये पूरी तरीके से स्टंट है और कुछ नहीं है। इसके पीछे कोई राजनीतिक समझ नहीं, कोई राजनीतिक परिपक्वता नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो जानते हैं कि अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो चर्चा में हम आएंगे, चर्चा में आएंगे तो बस चर्चा में होकर के रह जाएंगे। योगी जी का गढ़ है गोरखपुर और गोरखपुर में जिस तरीके से विकास हुआ है, चाहे पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल नजर आए। तो योगी जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो पूर्ण बहुमत से गोरखपुर से वो चुनाव जीतेंगे। तो गोरखपुर के लोग जो हैं, जो योगी के गढ़ के लोग आप देख रहे थे, उनका जवाब बहुत रोचक और दिलचस्प था। चुनावी रण में राम रावण की बात हो रही है, इसलिए लगातार ये बात हम आपसे कह रहे हैं कि यहां पर चुनौती देना बहुत मुश्किल है योगी आदित्यनाथ के जो उनका कद है, जो उन्होंने काम किया है एक नेता के तौर पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि गोरखपुर शहरी सीट का क्या समीकरण निकलता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर डालिए हमारे वॉल पर, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अगली खबर, यादव बेल्ट से अखिलेश का दाव। जब से इस बात का ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तमाम परंपराओं को दरकिनार करते हुए, इससे पहले ना तो अखिलेश यादव कभी चुनाव लड़े, इससे पहले ना तो कभी मायावती ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, लेकिन एमएलसी के तौर पर मुख्यमंत्री पद पर जरूर पहुंचे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो लगातार कह रहे थे कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा और करहल से अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो करहल सीट को आइए खंगालने की कोशिश करते हैं। क्या है करहल, कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आखिर इस क्षेत्र के बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। करहल से अखिलेश का दांव सामने आया है। मैनपुरी की विधानसभा सीट है
और मैनपुरी आपको पता है समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। करहल सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है। ये लंबी माथापच्ची के बाद ये सीट निकालकर सामने लाई गई है। मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है। पूरे इलाके में यादवों का दबदबा है। मुलायम सिंह यादव ने पहला विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ा था। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको इस बारे में जानकारी भी दी। करहल के जैन कॉलेज से मुलायम सिंह यादव पढ़े। इसी कॉलेज में मुलायम सिंह यादव शिक्षक भी रहे। मुलायम के गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह करहल विधानसभा सीट है। 7 बार इस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और 1989 से अब तक एक बार बीजेपी को जीत मिली है। साल 2002 में करहल में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और पिछली 3 बार से समाजवादी पार्टी यहां से जीत रही है। समाजवादी पार्टी के सोवरन यादव फिलहाल यहां से विधायक आते हैं, यानी कि इस सीट पर अखिलेश यादव को चुनौती दे पाना इतना आसान नहीं है। और आपको बता दें कि 2017 में भी यहां पर सोवरन यादव जीते थे। 2017 में जब बीजेपी 300 के पार चली गई थी तब भी यह सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पाले में गई। लेकिन मैनपुरी जो इलाका है वो कौन कौन से इलाके को प्रभावित कर सकता है यह आपको दिखाते हैं मैप के जरिए। जल्दी से मैप लाइए। यह उत्तर प्रदेश का इलाका और उत्तर प्रदेश में यह मैनपुरी का इलाका जो पश्चिमी यूपी और अवध बुंदेलखंड के ठीक बीच में आता है। और यहां पर देखिए आप आगरा, एटा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद और औरैया, ये मैनपुरी है जहां से करहल सीट आती है। यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये जिले, ये जनपद हैं जिसको ये सीट प्रभावित कर सकती है। अखिलेश यादव की कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं और इन सीटों पर असर होगा। लेकिन अखिलेश का ये दाव चुनाव लड़ने वाला और योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश का यह ऐलान क्या समाजवादी पार्टी को बढ़त दिला पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक स्टोरी देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि चुनाव लड़ूंगा, पार्टी अगर लड़ने को कहेगी तो जरूर चुनावी मैदान में उतरूंगा। जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ लूंगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ता हूं तो। अगर हम आगरा से लेकर के गाजीपुर तक कॉन्स्टिट्यूंसीज गिने, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। योगी की तरह ही अखिलेश भी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। अब जब अखिलेश की सीट तय हो गई है तो यूपी का सियासी पारा और बढ़ गया है। बीजेपी अखिलेश पर बार बार सवाल उठा रही थी। पहले बीजेपी ने कहा था कि अखिलेश सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि अखिलेश पर चुनाव लड़ने का दबाव है। ये बट नेचुरल है कि दबाव तो है ही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को गोरखपुर से और आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को सिराथू से अनाउंस कर दिया है, तो अब उसके बाद उनके कार्यकर्ता भी पूछ रहे होंगे कि भाई हमारा मुखिया कहां से चुनाव लड़ेगा। तो अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि पार्टी ने फैसला किया और समाजवादी पार्टी 403 में से कोई भी सीट चुन ले, मेरे लिए वो सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन फिर भी सबसे सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी ने चुनी। ये भारत की बातें में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।